Hello everyone, welcome you all on Unacademy IAS Offline Center YouTube channel. The whole nation is in a state of shock. जिस तरीके के इंसिडेंट फ्रेंड्स पहलगाम में हुई है, इसको कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता है. इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर कि कैसे किसी के मजहब पूछकर उसको पॉइंट ब्लैंक पे मारा जा सकता है. ये कुछ स्पेशली ट्रेन्ड टेररिस्ट ही कर सकते हैं. विच मीन्स कि ये जो पूरा अटैक था ये एक प्री प्लान अटैक था और किसी ने जानबूझकर इस पर्टिकुलर अटैक को किया है एक सही समय पर, सो दैट इंडिया जो है, जो इंडिया आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जिस तरीके का कश्मीर वापस से एक तरीके का अवेकनिंग देख रहा था, उसके आइडिया को ठेस पहुंचाना. तो ये जो अटैक हुआ है इसने लोगों के कॉन्शियंस को हिला के रख दिया है. लोगों के सोचने के शक्ति को उन्होंने हिला के रख दिया है. इनफैक्ट द बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन हैज बीन क्वेश्चनड इन दिस इंसिडेंट कि आखिरकार हम लोग ह्यूमन हैं ही क्यों. और एक और बात बहुत गंभीर है कि आज रिलीजन का यूज और मिसयूज भी बहुत हो रहा है. इसलिए तो मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस. कि आज रिलीजन के नाम पर सभी रिलीजन में आप देखोगे कहीं सुपरस्टिशन है, कहीं कोई ठग रहा है, कहीं कोई सीधा मार ही दे रहा है लोगों को. तो ये रिलेटिव है. कोई रिलीजन आपके लिए बहुत एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, तो कोई रिलीजन मॉडरेट इस तरीके की एक्टिविटीज को प्रमोट करता है. वो चाहे हिंदू धर्म में आप देखो कास्ट बेसिस पे कैसे दलित बच्चों को पानी पीता है तो मार मार के इतना मारता है कि दैट चाइल्ड डाइज. आई एम नॉट कंपेयरिंग एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी रिलीजन. आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी सवाल जरूर आना चाहिए बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी की रिलीजन की भी एक न्यू अवेकनिंग होनी चाहिए और हर एक रिलीजन में इस तरीके के रिफॉर्म आने चाहिए. जिस तरीके का अटैक इन लोगों ने किया है ये तो एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है चीजों को. एंड दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट दिस पुट्स क्वेश्चन ऑन एवरी एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस people, the existence of the civilization, the existence of religion, and whatever you want to think of. आज इस पर्टिकुलर पहलगाम टेरर अटैक पे आई एम गोइंग टू टॉक फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स. लेकिन पहली बात, आप अपने इमोशंस को खत्म कर दें और जो चीज डेटा कहता है, जो चीज वेल ऑथेंटिक रिपोर्ट में कहा गया है, उसके बेसिस पे आज हम लोग इस डिस्कशन को करेंगे. क्योंकि आज जिस तरीके से दोनों कंट्री और दोनों कंट्री के मीडिया, दोनों कंट्री के कुछ यूट्यूब चैनल्स नैरेटिव को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बीच में सही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस, इनको करना बहुत जरूरी है. सो इसी तरीके से आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी मच न्यूट्रल विदाउट ब्रिंगिंग माई बायसनेस, बिकॉज एज अ इंडियन मेरा भी खून खौल रहा है. लेकिन खून खौलना अपनी जगह, और इमोशन के दम पर रिएक्शन करना, उससे देश की और बर्बादी होती है. तो सवाल ये आता है कि अगर गुस्से में रिएक्शन नहीं करना चाहिए इंडिया को, तो क्या करना चाहिए. तो आज इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट पहले सवाल आता है कि इस अटैक को किसने किया है. अब इसके बहुत सारे नैरेटिव चल रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पूरा अटैक है ये कश्मीरी मुस्लिम्स ने किया है. अब ये बहुत ही बेतुका आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज कश्मीरी मुस्लिम्स, आप सोचिए क्यों ही करेंगे इस अटैक को. इनफैक्ट जिस कश्मीर जहां पर टूरिज्म लास्ट ईयर और इस साल देखेंगे आप, तो 2019 में जब आर्टिकल 370 था उसके पहले अगर टूरिस्ट 100 आते थे, तो इस बार टूरिस्ट 1000 आए हैं. और उन्हीं टूरिज्म के बेसिस पे इनकी इकॉनमी चलती है. तो ये आर्ग्यूमेंट कहना कि वो अपने खुद के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को खत्म करेंगे, दिस इज एज रेटोरिक एज इट कैन बी. सो कश्मीरी मुस्लिम्स, ये जो नैरेटिव है, जो इसको रिलीजियस एंगल देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है. राइट कि कश्मीरी मुस्लिम्स ने इस तरीके का अटैक किया. इनफैक्ट वो आज जिन लोग को जाना था तो वो चले गया, लेकिन इसके बाद जो आने वाले समय में कोई ऐसा कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा सफर करने वाला है, वो है कश्मीरी मुस्लिम्स. तो अब अगर कश्मीरी मुस्लिम्स ने नहीं किया तो दूसरा नैरेटिव है पाकिस्तान ने किया है, और इसलिए चलो पाकिस्तान को उड़ा दो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो. अगर आप देखोगे इस नैरेटिव में भी बहुत ज्यादा झूठ है, बिकॉज पाकिस्तान कोई एक पाकिस्तान नहीं है. पाकिस्तान में जो मेजर पावर है वो सबसे ज्यादा आर्मी के पास है,
और आर्मी ही सब चीज को कंट्रोल करती है। और आर्मी के अलावा दो संस्थाएं जिसके पास पावर है, वो है ब्यूरोक्रेसी और वो है सिविलियन गवर्नमेंट। बाकी जो जनता है वो एक तरीके से इसके पास कोई भी पावर नहीं है। आज पाकिस्तान की जनता वही झेल रही है जो इंडिया का एक गरीब झेल रहा है। वो चाहे आज क्लाइमेट चेंज की वजह से एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट, धूप, भूख, मैल न्यूट्रिशन, सरकारी अस्पताल में जाओ इलाज नहीं मिलता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से ना जाने कितनी बीमारियां हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर करके एग्रीकल्चर में इतने केमिकल्स आ गए हैं कि उसको कंज्यूम करने से शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं। सो पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनका कोई बहुत बड़ा रोल या वो बहुत खुश होंगे इस पर्टिकुलर अटैक से, ये अगेन एक बहुत ही बेतुका आर्ग्यूमेंट है। बिकॉज अगर आप ध्यान से समझेंगे और अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को पिछले कई साल से फॉलो कर रहे हैं, तो एक संस्था है जो हमेशा से बहुत पावर रखती है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में उसके पावर के ऊपर सवाल उठा है, और वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी पर बहुत समय से सवाल उठ रहा था कि आप कर क्या रहे हैं। आप देखिए बलूचिस्तान में किस तरीके से अटैक हुआ, पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, कितने लोग मारे गए, कहां थी पाकिस्तान की आर्मी। उधर आपकी अफगान तालिबान के साथ टेंशन हो गया, खूब अटैक किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी कहां थी। तो सवाल पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर उठ रहा था, और यह बताया जा रहा था कि देखिए कैसे आज पाकिस्तान की आर्मी को खतरा इंडिया से है, इंडिया से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से है और पाश्तून लोगों से है। तो पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया का डर वापस से लाना था, सो दैट पाकिस्तान आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है वो एनहांस हो सके। अब आज देखिए पाकिस्तान आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर कैसा नैरेटिव सेट कर रहा है, यार इंडिया हमें मार देगा, इंडिया हमें अटैक कर देगा, प्लीज हमें बजट बढ़ाओ, हमें डिफेंस बढ़ाओ। हर एक पाकिस्तान आर्मी के जनरल का प्रॉपर्टी लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, ये सब कुछ रिपोर्ट में है। पनामा कैनाल का जो पनामा रिपोर्ट जब एक्सपोज हुआ था तो उसमें कितने पाकिस्तान के आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया के डर पर ही चलता है। जिस दिन इंडिया का डर खत्म हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी इररिलेवेंट है। और बहुत समय से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा प्रायोरिटी पर दे भी नहीं रहा था। हम तो चाइना की बात कर रहे थे, हम अमेरिका की बात कर रहे थे, हम रशिया की बात कर रहे थे, हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे, हम G20 की बात कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को लगा, आर्मी को लगा कि यार इंडिया तो हमें भूल रहा है, इंडिया को याद दिलाओ कि आपका दुश्मन पाकिस्तान और फोकस पाकिस्तान पे करो। और ये चीज पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुल हो गया। वो जो चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान को अपना अटेंशन दे, वो अटेंशन वो प्राप्त कर लिया। और आप देखेंगे डिफेंस बजट पाकिस्तान आर्मी का अचानक बढ़ा भी दिया गया। और उस डिफेंस बजट का क्या होता है आप सबको पता है, खूब करप्शन में जाता है। और खासकर इस समय जो आर्मी चीफ हैं जिनका नाम है असीम मुनीर, ये व्यक्ति का भी इतिहास काफी अजीब है। ये पहले आईएसआई के चीफ थे जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और आईएसआई का काम ही है इंडिया को परेशान करना। तो इसलिए इनका जो पूरा एक तरीके का रोल है हमेशा से पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में, वो एक ही रहा है कैसे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के हित को अफेक्ट किया जाए। अगर इनके पहले के हम आर्मी चीफ की बात करें तो जनरल बाजवा थे। ये वो व्यक्ति थे जो काफी ज्यादा इंडिया के साथ अब रिलेशन ठीक करना चाहते थे, बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा पॉलिटिक्स छोड़ो, इकोनॉमी की बात करो। लेकिन असीम मुनीर जो है वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है, और इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा जाए, इंडिया का डर बढ़ाया जाए। और इसीलिए अगर कोई एक एजेंसी या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस पूरे टेरर अटैक को स्पॉन्सर किया, प्रमोट किया, एग्जीक्यूट किया, सपोर्ट किया, वो था पाकिस्तान का आर्मी। और आर्मी में भी स्पेशली जो व्यक्ति थे वो वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर। इसीलिए भारत को ये बात और भारतीयों ये बात समझना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ लोग वो इस तरीके से अपना रोजी रोटी चलाते हैं इंडिया के नैरेटिव को सेट करके। तो ये आपको मैं बताना चाहता था। अब ये तो टेरर अटैक हुआ। अब इस टेरर अटैक के बाद क्या हमें सरकार से सवाल नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए।
क्या हुई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की? रॉ, आईबी कहाँ गई? अगर आप देखेंगे इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उन्होंने कई महीने पहले भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स के साथ मिले थे, और इसलिए उन्होंने कहा था भारत को कि हमास को आप एक टेररिस्ट लिस्ट में डालो। बिकॉज अगर आप पैटर्न देखेंगे, हमास ने जो इसराइल के ऊपर अटैक किया था, सेम तरीके से इनोसेंट लोग डांस कर रहे थे, एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, ये लोग आया मार दिया। सेम पैटर्न यहां भी देखने को मिला। कुछ इनोसेंट टूरिस्ट जिनका कोई रिश्ता नहीं है इस इंसर्जेंसी से, कुछ लोग आए बंदूक लेके मार दिए। तो इसराइल ने बताया था। कहां गई भारत की इंटेलिजेंस? अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्या किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया? क्या इंटेलिजेंस हेड को सस्पेंड किया गया? और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का क्या हाल था? अगर आप देखेंगे पहलगाम में जो अटैक हुआ था, पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये सबको पता है। वहां पे मात्र 4 पुलिस ही एक्टिव थे, और ये भी पुलिस जो थे वो नॉर्मल पुलिस की तरह नहीं थे। इनका काम था, ये टूरिज्म पुलिस के अंदर आते हैं, इनका काम है बस टूरिज्म, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको सहायता प्रोवाइड करना अगर कोई इमरजेंसी है तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को एक तरीके का टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाना चाहते थे, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी होता है, और खासकर पहलगाम जैसे स्थिति लोकेलिटी में जो एक मिनी स्विट्जरलैंड है, आप तमाम टूरिस्ट जाते हैं, क्यों नहीं आपने वहां पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाए? राइट? तो ये भी सवाल सरकार के ऊपर हमें पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा ब्लेम पाकिस्तान और इन चीजों में भटका के सरकार ये कहे हमारी तो कोई गलती नहीं है। सरकार की भी गलती की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो मेन सवाल आता है, जो आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट है, कि इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू? तो सबसे पहले तो इंडियंस अपने इमोशंस पे काबू करना चाहिए। सबका खून खौल रहा है, आपका भी है, मेरा भी है। इनफैक्ट इंडिया के मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप बात करें, सच एज असदुद्दीन ओवैसी या तमाम मुस्लिम लीडर्स, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज को क्रिटिसाइज किया है। सो ये रिलीजियस एंगल को छोड़े, इमोशंस को पहले कंट्रोल करे, और अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है वॉर कर दो, पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक कर दो। क्या ये पॉसिबल है? पहला, कि अगर हम वॉर करते हैं, वॉर एक बहुत ही कॉस्टली चीज होता है, तो आसान चीज नहीं होता है। पाकिस्तान के पास कुछ खोने के लिए है? नहीं, वो ऑलरेडी डूबा हुआ देश है, इकॉनमी डूबी हुई है, सिक्योरिटी खत्म है, चाइना के गोद में बैठा हुआ है। सो पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज। बट शुड इंडिया लूज इट्स डायरेक्शन? जहां पर हम विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, क्या हमें वॉर करके इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को जानबूझकर खर्च करना चाहिए? और आपको पता है वॉर आज की स्थिति में जीतना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ रशिया का? पिछले 3 साल से वॉर कर रहा है, क्या यूक्रेन को कब्जा कर लिया? सो पहले अलग चीज था। आज जब वॉर केवल ग्राउंड पे नहीं होता, इट्स अबाउट साइबर वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, जियोपॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज एक्टिवेट हो जाते हैं। सो वॉर करने से अगर किसी का नुकसान होगा तो पाकिस्तान का नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी डूबा हुआ देश है। नुकसान इंडिया को हो सकता है, पहला। दूसरा, अगर हम वॉर कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ही नहीं। मतलब इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हमने NFU रखा है, नो फर्स्ट यूज, हम पहली बार यूज नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान में है नहीं। और क्या कोई भी दो न्यूक्लियर वेपन कंट्री के बीच में डायरेक्ट वॉर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं हो सकता है तो वॉर क्यों हम लोग बात कर रहे हैं वॉर एज ऑप्शन की? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो वहां के जो जनरल असीम मुनीर हैं, वो चाहते हैं इंडिया के साथ वॉर हो, बिकॉज इंडिया की बर्बादी ये वो चाहते हैं। इंडिया में जिस तरीके से, आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पाकिस्तान में कुछ हिंदूज वहां पे मुस्लिम्स को मारते, तो क्या मुस्लिम्स हिंदू को छोड़ते जो वहां माइनॉरिटी है? नहीं, उनको कंप्लीटली खत्म कर देते। इंडिया जैसे कंट्री में एक दूसरे धर्म के लोग ने मेजॉरिटी रिलीजन को मारा है, लेकिन तब भी इंडिया में कोई भी एक मेजर दंगा नहीं हुआ है।
दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। अगर हिंदू मुस्लिम लड़ लिए तब तो पाकिस्तान जीत गया, बिकॉज पाकिस्तान तो ये चाह ही रहा है कि आप कैसे डूबे, वो चाहे इकोनॉमी में डूबे, सोशल फैब्रिक आपकी खत्म हो जाए। सो दिस इज द ट्रैप जिसमें इंडिया को नहीं फंसना है, और इसके लिए हमें इमोशंस को कंट्रोल करना। पर अब हमें खेलना होगा लॉन्ग गेम, एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन जिसके थ्रू हम पाकिस्तान के ये जो कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक लॉन्च करते हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए। तो वहां पे खत्म करने के लिए इंडिया को चाणक्य नीति खेलना पड़ेगा, और चाणक्य नीति के सिद्धांत के हिसाब से पाकिस्तान को हमें अंदर से कमजोर करना होगा, सो दैट पाकिस्तान इतना ज्यादा अपने परेशानियों में डूब जाए कि वो इंडिया के प्रति सोच भी ना पाए। क्या कर सकता है इंडिया? पहला, क्यों नहीं हम आईएमएफ जो पाकिस्तान को हमेशा लोन पे लोन देता है इसको कैंसिल कर दें। इंडिया को तो यूएस के साथ अच्छी बातचीत है, और आईएमएफ का सबसे बड़ा डोनर तो यूएस है। तो क्यों नहीं हम अपने डिप्लोमेटिक गेम को खेलकर आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान के इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दे, कि भाई एक तरफ तुम टेरर स्पॉन्सर करोगे और दूसरी तरफ पैसा मिलोगे। ये एक पॉसिबल चीज नहीं है। दूसरा, डिप्लोमेटिक, भारत को अब अपने आने वाले समय में डिप्लोमेटिक एग्रेशन भी रखना होगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डील करते हो तो फिर आप भारत के कंजम्पशन मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिकॉज भारत का मार्केट 140 करोड़ देश का है। तो अगर आप पाकिस्तान के साथ करोगे तो फिर आप भूल जाओ आपके सामान इंडिया में बिकेंगे। ये इंडिया को डिप्लोमेसी में रेड लाइंस ड्रॉ करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया को अब बातचीत से तो बात नहीं बनेगा, अब इंडिया को कुछ यहां पे स्ट्रक्चरल गेम खेलना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चरल गेम क्या है? बलूचिस्तान। अजीत दोवल ने कहा था अगर अगला 26 से अगर करोगे तो बलूचिस्तान खोदोगे। पाश्तून, जो डूरन लाइन का कंट्रोवर्सी है, और शिया सुन्नी की लड़ाई, पाकिस्तान में मेजोरिटी सुन्नी है, हमें शिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सो बलूचिस्तान, पश्तून और शिया, अगर इनके साथ भारत जो है कोई एक अच्छा कनेक्शन, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, स्टैब्लिश कर सकता है, तो ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए एक नाइटमेयर हो जाए। राइट? तो इस तरीके से हमें वॉर इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। हमें एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहिए जहां पे हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, सिक्योरिटी बेसिस पे कंप्लीटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यही एक सॉल्यूशन भी है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में हम गेम खेल सकते हैं। राइट? तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत को अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करते हुए जो पाकिस्तान की डिफेंस और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए भारत को शॉर्ट टर्म रिएक्शन छोड़कर एक लॉन्ग टर्म गेम जहां पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना होगा, आईएमएफ से इमीडिएटली इकोनॉमिक एड को खत्म करना होगा, और बलूचिस्तान, पश्तून और जो शिया का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में उसको भारत अपने फेवर में यूज करके पाकिस्तान के लिए इंटरनल प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है भारत को और क्या क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।